जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। यूपी ट्रिपल एस CNM की सीरीज में हम फिर से हाजिर हैं नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम सारे के सारे नए क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही उनके चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इसलिए करेंगे ताकि उस ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, तो कृपया करके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि पेपर से पहले रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। समय को ना गवाते हुए आइए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर कर दीजिएगा जो UPNM की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सिलेक्शन अब दूर नहीं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी का अर्थ होता है। प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी का अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग उत्पन्न करने की क्षमता, बीमारी का इलाज, या इनमें में से कोई नहीं। इम्यूनिटी अभी हमने पिछले क्लास में भी पढ़ी थी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इम्यूनिटी हमने पढ़ा था, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक एक्टिव होती है और दूसरी पैसिव होती है। एक्टिव और पैसिव समझ आया? जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये 2 टाइप की होती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये भी 2 टाइप की होती है। जो एक्टिव है उसमें एक हो जाएगा नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक तौर पे जो खुद से हो रहा हो, और आर्टिफिशियल जिसको हम कहीं बाहर से ले रहे हो या कृत्रिम बना रहे हो। ठीक है, इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। समझ आया? इम्यूनिटी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, और पैसिव भी 2 टाइप का होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है इसको देखते हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये लाइफ टाइम के लिए होती है। क्या? लाइफ टाइम इम्यूनिटी। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये कुछ समय के लिए होती है, सम टाइम। समझ आया? लाइफ टाइम में कैसे? नेचुरल जो इम्यूनिटी होगी ये कैसे? नेचुरल जो होता है, जो बॉडी खुद से, शरीर जो हमारा खुद से एंटीबॉडी बनाता है। हमारा शरीर जो रोगों से लड़ने के लिए खुद से एंटीबॉडी बनाता है उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो खुद से बनाएगा शरीर वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। ठीक है। आर्टिफिशियल में ऐसी इम्यूनिटी जो हम लाइफ लॉन्ग के लिए बाहर से लेते हों, जैसे कि वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन क्या करते हैं? बच्चों को बचपन में लगवा दी जाती है छोटे रहने पे ही, कि उनको जो है लाइफ लॉन्ग काम करती है और उस बीमारी से उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो क्या हो गया? जैसे कि वैक्सीन, वैक्सीनेशन क्या हो गया? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है लेकिन ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि हमने इसको बाहर से लिया, इसको हमारे शरीर ने नहीं बनाया। अगर शरीर ने बनाया होता तो क्या होती? एक्टिव हो जाती। एक्टिव नेचुरल। पैसिव नेचुरल में क्या आता है? पैसिव नेचुरल तो रहेगा लेकिन इसको हम किसी और के माध्यम से पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मम्मी, मदर। ठीक है, क्या? मदर। मदर से, माँ से बच्चे को जो प्रतिरोधकता मिलती है, जो इम्यूनिटी मिलती है, जैसे बच्चा जब तक माँ का दूध पीता है तब तक हेल्दी रहता है, उससे रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा रहती है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? प्लेसेंटा जो होता है माँ का वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो जो मदर से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है वो क्या हो गई? नेचुरल इम्यूनिटी हो गई, लेकिन हम माँ से ले रहे हैं तो ये क्या हो गई? पैसिव हो गई। पैसिव जो है कुछ समय के लिए होती है, मतलब बच्चा जब तक माँ का दूध पी रहा है या माँ के पेट में है तब तक वो ठीक है, तब तक प्रोटेक्टेड है। जैसे बाहर आएगा फिर उसको क्या, किसकी नीड पड़ेगी? वैक्सीन की नीड होती है। आर्टिफिशियल पैसिव में क्या होता है? आर्टिफिशियल पैसिव में हम मेडिसिन का ही लेते हैं। मेडिसिन हैं, ड्रिप्स हैं, कोई भी चीज़ जो होती है आर्टिफिशियली हम थोड़े समय के लिए लेते हैं। जैसे हमें अगर बुखार आया, हमने बुखार की दवा एंटीबायोटिक ली, हमारा बुखार ठीक हो गया, उस समय के लिए हम ठीक हो गए। ठीक है, क्या हो गया? समटाइम्स अगर हमें दोबारा से कुछ दिनों बाद बुखार आता है तो हम क्या करेंगे? हमें दोबारा से दवा लेनी पड़ेगी। बुखार की नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन रही है बॉडी में। ये समझ आया? तो एक्टिव पैसिव का डिफरेंस समझ आया नेचुरल और आर्टिफिशियल का। बॉडी बनाती है
और वैक्सीन से लेते हैं, नेचुरली बॉडी बनाएगी तो नेचुरल हो जाएगा, वैक्सीन से होगा तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। और पैसिव जो कुछ समय के लिए वैक्सीन जो इम्यूनिटी मिलती है उसको पैसिव बोलते हैं, नेचुरली माँ से मिलती है। और आर्टिफिशियल जो है वैक्सीन जो है मेडिसिन वगैरह जो हम लेते हैं, ये सब इसमें हो गई। ये समझ आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है इम्यूनिटी, आप क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। इम्यूनिटी क्या करती है, रोगों से लड़ने के लिए इम्यून बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे हम बाहर से ले रहे हैं नेचुरली या आर्टिफिशियली, जो रोगों से लड़ने में मदद करती है उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो ये क्या करता है, हमें रोगों से बचाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता। ए जो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, रोगों से रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन। और जो बचाते हैं उसे एंटीबॉडी, जो बचाएगा बॉडी, जो बनाएगा वो जन, ठीक है। बीमारी का इलाज, ये तो क्योर हो गया। और उसके बाद इनमें में से कोई नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित संक्रामक रोग नहीं है। पहला डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड या येलो फीवर। चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अब इसमें से बताइए कि इनमें से कौन सा है जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। इनमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको इनके बैक्टीरिया के नाम पता होना चाहिए, तो छापना चालू करो। पहला क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। ये क्या करता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है ये नोज, माउथ और थ्रोट को अफेक्ट करता है। नोज, माउथ और थ्रोट को इन्फेक्शन क्रिएट करता है। मतलब नाक, कान, गला से रिलेटेड जो है उसका रोग, सॉरी मुंह, नाक, गले से रिलेटेड जो है दिक्कत आती है। जैसे टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ठीक है, टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन और टॉन्सिलाइटिस हो गया, इसोफेगस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई, तो ये सब किस में आती है, ये सब कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। समझ में आया। दूसरा है कोलेरा। कोलेरा को क्या बोलते हैं, हैजा, ठीक है। कोलेरा, कोलेरा किससे होगा, कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा से। किससे, विब्रियो कोलेरा से, ठीक है। विब्रियो कोलेरा से होता है। ये अरबो वायरस के ग्रुप का ही जो है होता है, कोलेरा जो है उसी ग्रुप का है, लेकिन ये किससे, बैक्टीरिया से होता है। किससे, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और कॉर्नी बैक्टीरियम तो बैक्टीरिया ही है। जो हैजा है आप लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें राइस वाटर स्टूल होता है, ठीक है। क्या होता है, चावल के पानी को पानी में घोल दीजिए, जितना पतला होगा उतने वैसे ही पतली लेट्रिन होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला स्टूल होता है। किसमें, कोलेरा में। ये किससे होता है, विब्रियो कोलेरा से होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। क्या होता है, टाइफाइड। टाइफाइड आप सब जानते ही, ये किससे होता है, साल्मोनेला किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी से होता है, आप लोग जानते हैं। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें फीवर आता है, फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया यानी फैगेट साइन होता है, ठीक है। इसमें रोज स्पॉट होते हैं, रोज स्पॉट मतलब गुलाबी चकत्ते, ठीक है, इसलिए इसको रोज स्पॉट बोलते हैं। रोज स्पॉट होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, फैगेट साइन होता है, ताकि इसमें कुछ केसेस में डायरिया भी देखने को मिलता है।
जो बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है, उनमें नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया कॉमनली ज़्यादातर देखा ही जाता है। फिर नेक्स्ट है येलो, येलो येलो, पीला पीला, येलो येलो, येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड आता है, क्या आता है, ब्लड, खून आता है भैया, खून 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 हो जाता है। कहाँ खून खून हो जाता है, खून हो जाता है वोमिटिंग में। अरे उल्टी करेगा तो खून आएगी, स्टूल पास करता है तो उसमें भी खून आता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो यूरिन में है प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, यानी प्रोटीन यूरिया की दिक्कत भी देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था खून आता है, खून किसमें, नोज से भी खून आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को इरिटेशन, एंजाइटी रहती है, ठीक है। कुछ केसेस में पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, इतना तेज जो है इन्फेक्शन बुखार हो जाता है कि शॉक की कंडीशन में पेशेंट जाता है। अक्सर करके देखा गया है कि 8 से 10 दिनों में, 8 से 10 दिनों में पेशेंट की डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं, और अक्सर करके 80% केसेस में ये चीज़ देखी गई है। समझ में आया, येलो फीवर। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो येलो फीवर में क्या मैंने बताया, ब्लड आता है, कहाँ से, उल्टी करेगा तो उसमें ब्लड आ जाएगा, लेटरिन करेगा, स्टूल पास करेगा तो उसमें ब्लड आएगा, नोज, नाक से खून, नक्सीर जानते हो ना, नक्सीर की कंडीशन हो जाती है, उसमें ब्लड आ रहा है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती है कि कुछ केसेस में वो शॉक की कंडीशन में ज़्यादा ले जाते हैं। 8 से 10 दिनों में अगर सीवियर येलो फीवर की दिक्कत आती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये समझ आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, येलो फीवर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब कि इनमें में से कौन सा गर्भ निरोधक मेथड है जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा फेलियर की कंडीशन रहती है, कि मतलब चांस है कि ये फेल हो सकता है, कॉन्डम्स, कॉपर टी, कैलेंडर मेथड या फिर ओरल पिल्स। गर्भ निरोधक गोलियां, आलाडीन, देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कॉन्डम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर टी, अगला ऑप्शन है कैलेंडर मेथड, और एक ऑप्शन है ओरल पिल्स। ये समझ आया। अब देखो कॉन्डम्स जो होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं टेम्पररी मेथड, ठीक है। कॉपर टी क्या होता है, ये से इसे शॉर्ट टाइम के लिए स्पेस देते हैं ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेस देने के लिए, तो इसको बोलेंगे टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड, ठीक है। कैलेंडर भी जो है टेम्परेरी मेथड होता है, और जो ओरल पिल्स होती है इसे हार्मोनल मेथड कहते हैं। देखो जो कॉन्डम से टेम्परेरी मेथड क्या है, इस्तेमाल किया, हटा दिया, काम हो गया अपना, इसने प्रोटेक्शन दिया। कुछ इस केसेस में होता है कॉन्डम फटने वगैरह की वजह से ही जो होता है इसकी जो फेलियर रेट हो सकती है। अक्सर करके जो है कॉन्डम सक्सेस होते हैं। कॉपर टी है, इसके भी सक्सेस रेट ज़्यादा है। क्या होता है, ये भी टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड क्या है, कॉपर टी 3 जनरेशन में आते हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक होते हैं। इसको यूज करने से 3 साल, 5 साल, 10 साल आप जितना चाहो उतना स्पेस इसमें दे सकते हो। इसके भी फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। ओरल पिल्स हार्मोनल मेथड होता है। ओरल पिल्स को लेके हम क्या कहते हैं, हार्मोन जो है ओरल पिल्स जो कहते हैं हार्मोन पे इफेक्ट करती हैं, जो है हार्मोन को चेंजेस लाती हैं, जिसकी वजह से पीरियड
आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करती हैं ये। ठीक है, एक है कैलेंडर मेथड, इसकी फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है। क्यों? देखो, ज़्यादातर कहता है कि 25% केसेस में ये फेलियर रेट इसकी है। अब फेलियर रेट ज़्यादा क्यों है? जो फीमेल में ओवल्यूशन होती है, क्या ओवल्यूशन, ये कब होता है? 14 डे पे। अब समझो, महीना कितने का हो गया? 30 दिन। 30 दिन का कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं कि ठीक है 14 दिन ओवल्यूशन हुआ है तो उसके 10 दिन बाद जो है ये सेफली हो जाएगा, मतलब अगर 10 दिन बाद जो है इंटरकोर्स होता है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन इसकी फेलियर रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, किसी का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का 7 दिन होता है। तो जितना ज़्यादा और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लास्ट डे से 14वें दिन जोड़ा जाता है। अगर किसी गर्ल में तीसरे दिन पीरियड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है, अगर किसी गर्ल में तीसरे दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रहा है, ठीक है, तो 14वें दिन जो है यानी 17वें दिन उसका 14 दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी लड़की में 7 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रह रहा है तो 7 दिन बाद 14 दिन लोगे ना, तब तो 21वें दिन पहुंचेगा। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो हर लड़की का अलग अलग जो है होगा। तो ये जो 30 दिन का कैलेंडर है ये इसके हिसाब से जो गणना करेंगे वो उसके फेलियर के रेट सबसे ज़्यादा गड़बड़ होंगे। क्यों? क्योंकि ओवल्यूशन की जो डेट है वो अलग अलग हो जाएगी। तो अगर कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे कि नहीं अब 28 दिन हो गया है, अब 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया है, तो गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके फेलियर के रेट सबसे ज़्यादा रहेंगे। अक्सर करके जो कैलेंडर मेथड होता है ये फेल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि महीना तो 30 ही दिन का रहेगा, लेकिन जो ओवल्यूशन की डेट है वो 14 दिन पे भी हो सकती है, 21वें दिन पे भी किसी में आ सकती है और किसी की 15वें दिन भी हो सकती है। तो आगे पीछे ओवल्यूशन होने की वजह से क्या होता है, कैलेंडर मेथड अच्छे से वर्क नहीं करता, इस वजह से ये हो जाता है। कैलेंडर मेथड पता है ना, 30 दिन का कैलेंडर होता है और 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल को लगभग लेके चलते हैं। अगर 3 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो रही है तो वहाँ से 14 दिन जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे 14 दिन बाद 10 दिन और जोड़ देंगे, फिर कैलेंडर मेथड यूज करेंगे कि हाँ इतने से इतने टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा दिन की हो जाए, तो ओवल्यूशन की डेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ओवल्यूशन ही ज़्यादा दिन पे होगा तो जो सेफ डेज होते हैं वो ऑटोमेटिक गड़बड़ा जाएंगे, जिसकी वजह से इसके फेलियर की रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, इसलिए फेल ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ये वीडियो देख सकते हैं जाके। अच्छे से पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये समझ आया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओरल पिल्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैलेंडर मेथड जो है इसके फेलियर के रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इससे रिलेटेड पूरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, क्लास जो है पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स किस प्रकार की सेवा प्रदान करती है? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव या प्रमोटिव? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, या सारी की सारी, या इनमें से सभी? आपको आंसर पता है? जो नर्स होती है चाहे वो कम्युनिटी पे वर्क करे या हॉस्पिटल वर्क करे, ठीक है, ये वर्क उनको करने ही करने हैं। उन्हें पेशेंट्स का ख्याल रखना है, उनके हेल्थ को प्रमोट करना है, ठीक है, उनकी अच्छे से काउंसलिंग करनी है, उनकी डिजीज़ को क्योर करके उनको रिहेबिलिटेट करना होता है। प्रिवेंटिव में क्या करेंगी, वो प्रिवेंट करेंगी किस चीज़ से, डिजीज़ से। कैसे? कम्युनिटी लेवल पे जो वर्क करते हैं नर्स में, चाहे वो नर्स हो या आप हो, ठीक है, जो एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के आप भी कम्युनिटी में वर्क करेंगे तो कैसे? पहले तो आप पेशेंट के पास जाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे कि ये दिक्कत या ये महामारी, ये प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है या आ चुकी है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंटिव में। ठीक है, प्रमोटिव में अगर कोई पेशेंट जो है उस दिक्कत में आ गया है, उस बीमारी की चपेट में आ गया है, ठीक है, तो
जो उसकी हेल्थ को क्या करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे, क्योर करके। कैसे, क्योर करके। उसको ट्रीटमेंट देंगे, उनको अच्छी फैसिलिटी देंगे, उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्थ को क्योर करके, उनको क्योर करने के बारे में जानकारी देके, और लास्ट में जब वो पूरी तरीके से क्योर हो जाएंगे तो उनको फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए रिहेबिलिटेट, यानी कि रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या करेंगे, गाइडेंस देंगी, एजुकेशन देंगी, और जितना हो सकेगा उतना केयर प्रोवाइड करेंगी। तो ये सारी सर्विसेज कहाँ किस में आ गई, आ गई ना कम्युनिटी हेल्थ नर्स में। तो एज अ नर्स आपको क्या क्या करना है, आपकी पेशेंट की हेल्थ का केयर भी करना है, उसकी हेल्थ को प्रमोट भी करना है, उसकी हेल्थ को प्रिवेंट भी करना है, प्रिवेंटिव केयर भी देनी है, मतलब उसकी डिजीज से उसको प्रिवेंट भी करना है, उसकी हेल्थ को प्रमोट भी करना है, उसको क्योर भी देना है, और उसको लास्ट में रिहेबिलिटेट भी करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की होती है। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें कोई भी नर्सिंग प्रोफेशन ले लीजिए, चाहे वो एएनएम से हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का हो, ये सारे के सारे रोल उन्हें निभाने ही होते हैं। ठीक है, ये समझ आया, गुड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सारे रोल कौन निभाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है, यानी हेल्थ क्या होता है, उसका मतलब है बीमारी का शरीर से अनुपस्थित होना, यानी एक ऐसी बॉडी जिसमें कोई बीमारी ना हो, उचित शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड फैमिली, साउंड वातावरण, ये होगा, या सामाजिक संबंध अच्छे हो जिनके, वो होंगे हेल्थ कॉन्सेप्ट के जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हेल्दी। देखो कुछ भी बुद्धि नहीं लगाना, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम पकड़ो क्या पूछ रहा है, स्वास्थ्य का अर्थ है, यानी क्या पूछ रहा है, हेल्थ के बारे में पूछ रहा है। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एनी एब्सेंस डिजीज और इन्फॉर्मिटी। स्वस्थ वही है व्यक्ति जो सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक तौर पे स्वस्थ है, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं पाई जाती है या कोई किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी या इन्फॉर्मिटी नहीं है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो ऑप्शन में तो क्या दिया है, बीमारी अनुपस्थित ना हो, नहीं, सिर्फ बीमारी नहीं, उसका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए, बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, उसके रिलेशन जो हैं वो भी हेल्दी होनी चाहिए, मतलब उसके सराउंडिंग जितनी चीजें हैं वो तो हेल्दी हों, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं सब हेल्दी होनी चाहिए। पल्ले पड़ रहा है कुछ। तुम तन मन धन से स्वस्थ हो तो तुम स्वस्थ हो, तुम तन मन धन समाज और अध्यात्म यानी पूजा पाठ स्पिरिचुअल है ना, अध्यात्म तौर से अगर सही हो तभी तुम स्वस्थ हो। अगर तुम बीमार नहीं हो, बिल्कुल हेल्दी हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में टेंशन चलती रहती है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो तुम हेल्दी नहीं माने जाओगे। तुम्हारा सब कुछ सही है लेकिन तुम्हारे और लोगों से रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं हैं, तुम अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहे हो, अच्छे से उनसे रिलेशन नहीं बना पा रहे हो, तुम्हें जो है इंटरेक्टिव होना किसी से अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम इंट्रोवर्ड हो, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे रिलेशन के ऊपर। तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो तुम अच्छे हो। तो ये सारे ऑप्शन जितने दिए हैं इनमें सिर्फ जो ऑप्शन सी है ये सही तरीके से हमारी बात को समझा पा रहा है, समझ रहे हो। साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ फैमिली हो, स्वस्थ वातावरण हो, तभी तुम स्वस्थ माने जाओगे। ठीक है, आज पता चला स्वस्थ होना कितना जरूरी है। सिर्फ खाए जा रहे हो कि मैं भैया बिल्कुल ठीक हूं, टनाटन हूं, नहीं, तुम अगर चिंता करते हो तो तुम स्वस्थ नहीं हो। ठीक है,
तो चिंता छोड़ो, चिंता चिता के समान होती है, और लग जाओ, आग लगा दो, रातों की नींद अपनी हराम कर दो, जुट जाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ। पढ़ो 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 नालायकों, पढ़ो। ठीक है, जब पढ़ोगे तब समझोगे और तब एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा कि हाँ मैं ये कर लूँगी, कल मैं पढ़ूंगी, कल मैं ऐसा कर दूंगी, आज जाने देते हैं, आज सो जाते हैं, आज रात ज़्यादा हो गई, आज ठंडी ज़्यादा लग रही, कुछ नहीं। बहाने मत बनाओ, ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। चूक जाओगे तो रोओगे बैठ के, बाद में पछताओगे, तुमसे आगे तुम्हारा साथी निकल जाएगा, तुम ही पछताओगे, बहुत टेंशन होगी। ना जाने कितने को तुमसे उम्मीदें हैं, ना जाने कितनों के अरमान सजाए बैठो। माँ बाप को तुमसे कितनी उम्मीदें हैं, तुम्हारे परिवार को तुमसे कितनी उम्मीदें हैं, उनके लिए पढ़ लो। तुम अगर अपने दिन के 2 से 3 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो तुम क्या कर रही हो? तुम सारे काम करने के बाद जब बिस्तर में बैठती हो ना, तब भी तुम्हारे पास 2 से 3 घंटे होने चाहिए। ये रील्स देखना बंद करो, समय की बर्बादी है। फोन में गई रील्स, सिर्फ 5 मिनट देखने जाओगी, 5 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन फोन छूटेगा नहीं। एडिक्शन है वो, नशा है। अरे नशा करना है तो किताबों को करो, भाग्य बदल जाएगा। ठीक है, बहाने मत बनाओ, पढ़ाई कर लो, ये दिन दोबारा नहीं आने वाले। पता नहीं क्या आएगा, अगले साल पेपर दे लेंगे, अरे अगले साल पेपर दे लोगे, लेकिन इस 1 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। जो तुम आज करने वाले हो, जो तुम कल करने वाले हो, 1 साल बाद करोगे क्या? पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को आता है? 11 जुलाई को क्या आता है? कहीं तुम्हारा बर्थडे तो नहीं आता? हो सकता है। ऑप्शन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, UNO डे, वर्ल्ड फूड डे या नेशनल साइंस डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या आता है? विश्व जनसंख्या दिवस आता है। अगला है UNO, क्या? UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आता है? ये आता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड फूड डे, क्या? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, एक ऑप्शन बचा नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आता है 28 को, 28 फरवरी को। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या UNA डे, 2 होता है, यूनाइटेड नेशन डे या यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का दोनों कब है? 24 अक्टूबर को है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। समझ आया ये? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस हो गया? ये दिवस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता कौन हैं? देखो, एग्जाम कोई भी हो, नर्सिंग का हो या कोई अदर क्वेश्चन हो, सिविल के पेपर हो, रेड क्रॉस सोसाइटी से क्वेश्चन अक्सर करके आते ही आते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझे?
पूछ रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी। देखो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो सोशल सर्विस के लिए फेमस है। किसके लिए? सोशल सर्विसेज के लिए फेमस है। छापो, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को, ठीक है। इसके फादर कौन है या जन्मदाता कौन है? इसके हैं हेनरी डुरांट। क्या? हेनरी डुरांट, ठीक है। ये किस लिए वर्क करते हैं? ये सोशल सर्विसेज से, सोशल सर्विसेज के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। एक ही नहीं, कई सारे फील्ड में इन्होंने वर्क करा है। कैसे? जैसे कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वर्क करते हैं। आपातकालीन होता ना, तो उसमें जो सुविधाएं मिलती है उसके लिए वर्क करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। विक्टिम, ब्लड फॉर विक्टिम, ब्लड फॉर विक्टिम, अगर किसी को खून की जरूरत होती है तो उनके लिए खून की सुविधा करवा देते हैं, ठीक है। कितना नेक कार्य है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ये नरिशमेंट के लिए या न्यूट्रिशनल रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। कई सारे इनके संस्थाएं हैं जो इस पे वर्क करती हैं। न्यूट्रिशन, कई जगहों पे स्कूलों में इनके कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत जगहों पे खाना पहुंचाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जो है फूड सप्लाई करवाते हैं जिससे उनको अच्छी नरिशमेंट मिल सके, अच्छी सुविधा भोजन की मिल सके। इसके साथ ही फैमिली वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। ऑल ओवर रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो कई सारी सोशल सर्विसेज जो है करती है। स्पेशली जो ये है ब्लड, जो है ब्लड से रिलेटेड है ना, रक्त जो है ये सुविधा जो है रक्त की देती है। ये इनकी जो संस्था है, इसमें अगर किसी को खून की जरूरत होती है तो ये इसमें खून की भी जो जरूरत है वो पूरी कर जाती है। इसमें आप दान भी कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। आपातकालीन वाली जगहों पे ये अच्छी सुविधाएं देते हैं, खाने से रिलेटेड है ना, रहने से लेके दवाइयों तक की सारी सुविधाएं जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ी संस्था है जो वर्क करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो हम मनाते हैं वो 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 8 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं और इसके फादर या जन्मदाता कौन है? हेनरी डुरांट हैं। समझ आया ये रेड क्रॉस सोसाइटी? किसी दिन मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। बहुत सी चीज़ों में रेड क्रॉस सोसाइटी वर्किंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ये मोटे मोटे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉइंट्स ये रहे, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके फादर कौन है? तो हेनरी डुरांट है। ये किस फील्ड के लिए वर्क करती है? तो सोशल सर्विसेज में वर्क करती है। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ब्लड फॉर विक्टिम हो गया, ठीक है। रक्त के लिए, मतलब इसमें खून दिया जा सकता, लिया जा सकता, प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को खून नहीं मिल रहा तो ये उसके लिए भी वर्क करती है। कई सारी जगहों पे ये ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। हॉस्पिटल्स में आपने इनकी छोटी छोटी यूनिट्स भी देखी होंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में वर्क करती, मैंने बता दिया। न्यूट्रिशनल, कैसे ये फूड जो है प्रोवाइड कराते हैं। और फैमिली वेलफेयर, परिवार से रिलेटेड जो वर्क हैं, जैसे ये सब सारे काम क्या है? ये सब सोशल वर्क है ना, तो कौन कर रहा? रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, ठीक है। क्लियर हुआ? जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है। एक ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, हेनरी ब्राउन और क्लाइड। ये सारे के क्या हैं? ये सारे के सारे नेता, बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप ये याद रखना, कौन? हेनरी डुरांट, पप्पा किसके? फादर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संक्रामक रोग में त्वचा पर चकत्ते नहीं दिखाई देते हैं? मतलब इनमें से कौन से ऐसे डिजीज है जिसकी वजह से बॉडी पर क्या होता है? रैशेस नहीं दिखाई देते हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो, रूबेला या मीजल्स?
चिकन पॉक्स, रूबेला, मीजल्स, पोलियो। देखो ये 3 जो होते हैं इस पे चकत्ते आते हैं, यानी कि रैसेस आते हैं। लेकिन जो पोलियो वाला है इसमें नहीं आता। इसमें क्या होता है, इसमें मसल्स वीकनेस होती है, इसमें चकत्ते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ केसेस में इसमें पैरालिसिस भी देखा जाता है। कुछ अंग इसमें बॉडी के शून्य हो जाते हैं, यानी कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, मसल्स पेन। ठीक है, पोलियो की कंडीशन जानते हो ना। तो हाँ, इसमें क्या होता है, ये तो बहुत ही कम 1% से भी कम केसेस में देखा जाता है। ठीक है, 1% से भी कम के केसेस में देखा जाने को मिलता है पैरल। लेकिन इसमें मसल्स वीकनेस हो जाती है कि बॉडी का एक अंग शून्य हो जाता है और वहाँ की रिफ्लेक्स जो है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ की मूवमेंट बंद हो जाती है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पोलियो में। इसमें रैसेस नहीं आते। रैसेस किस में आ रहे हैं, चिकन पॉक्स, रूबेला और मीजल्स में। समझ आया। बस इनमें जो याद करने लायक चीज़ है कि जब इसमें चिकन पॉक्स पे आता है तो खासकर चेस्ट पे, एब्डोमेन पे और फेस पे। ठीक है, जो रैसेस पड़ते हैं वो कहाँ पड़ते हैं, चेस्ट, एब्डोमेन, फेस और बैक। और जो मीजल्स होता है ये फॉरहेड से स्टार्ट होता है। रैसेस सब इन तीनों में पड़ रहे हैं, लेकिन जो चिकन पॉक्स है उसमें क्या करके देखा गया, जो चेस्ट पे, बैक पे और फेस पे जो है चकत्ते जल्दी पड़ जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है। लेकिन मीजल्स में फोरहेड से जो है चकत्ते पड़ना या रैसेस पड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, रूबेला में भी क्या है, चकत्ते बॉडी पे, पूरे बॉडी पे पड़ते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में चकत्ते या निशान पड़ रहे हैं, रैसेस पड़ रहे हैं। लेकिन पोलियो में ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, क्या, पोलियो। एक चीज याद करना, फॉरहेड से स्टार्ट होता है। इसमें एक साइन और होता है, इसको बोलते हैं माउथ कॉप्लिक्स स्पॉट। ये क्या है, माउथ माने मुंह होता है, कॉप्लिक स्पॉट मतलब चकत्ते। मुंह के अंदर चकत्ते पड़ जाते हैं सफेद सफेद, तो वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माउथ कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। समझ आया ये क्लियर हुआ। तो इन तीनों में रैसेस पड़ते हैं, पोलियो में रैसेस नहीं पड़ते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, पोलियो इज अ करेक्ट आंसर। बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स है एक क्या, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, फंगल है या प्रोटोजोवल है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सुना है ना, क्या, स्मॉल पॉक्स, छापो, स्मॉल पॉक्स। उसमें क्या हो जाता है, बॉडी पे रैसेस पड़ जाते हैं, रैसेस पड़ते हैं, फीवर आता है, कमजोरी महसूस भी होती है। ठीक है, रैसेस पड़ता है, बहुत तेज बुखार आता है, वीकनेस की कंडीशन आती है, बॉडी एक होता है, शरीर भर में दर्द होता है, और तो और कुछ केसेस में जब सीवियरिटी होती है तो वोमिटिंग भी हो जाती है। किसमें, स्मॉल पॉक्स में। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। क्या हो गया, रैसेस हो गया, फीवर हो गया, वीकनेस हो गया, बॉडी एक हो गया, वोमिटिंग। ये हिंदी में समझाने की नीड तो नहीं है ना कि रैसेस शरीर भर पर निशान, चकत्ते पड़ रहे हैं, बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, शरीर में दर्द होता है, उल्टियाँ हो जाती हैं। ये किससे कॉज कैसे होता है, ये होता है वेरिओला वायरस से। तो वायरस से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायरल डिजीज हो जाएगा। बैक्टीरियल होता तो, या बैक्टीरिया से हो रहा होता तो बैक्टीरियल हो जाता।
समझे मुन्ना बाबू? तो वेरियोला वायरस से ये होता है, ठीक है। जो वेरियोला वायरस है, वायरस 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 से तो कैसे फैलेगा? ये कैसे ज्यादातर फैलेगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? स्नीजिंग, कफिंग, स्पीकिंग, कॉन्टैक्ट यानी टचिंग, पर्सन टू पर्सन फैल जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो जाता है। पर्सन टू पर्सन कैसे? पर्सन से पर्सन में मतलब है आपने किसी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए, आपने उससे हैंड से किया, आपको ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पर्सन को ये है, आप उससे जाते हो बात करने, तो उस दौरान अगर वो कफिंग, खांसता है, छींकता है, तो क्या होगा? ये वायरस आपकी बॉडी में भी इंजेक्ट हो जाएगा, आपके अंदर भी चला जाएगा। इसलिए देखा होगा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसे जो वायरल डिजीज वाले पेशेंट होते हैं, इनको क्या किया जाता है? आइसोलेटेड रखा जाता है। क्या? एक साफ सुथरी जगह पे अलग जो है इनको सेपरेट करके रखा जाता है। जैसे कि उसमें रख रहे थे अभी जल्दी में, कोविड-19 में क्या कर रहे थे? जिसको हो रहा था, हटाओ हटाओ हटाओ, सुरक्षित जगह पे रखो, इसको हटा दो, आइसोलेट कर दो, किनारे कर दो, सबके साथ मत रखो वरना सबको हो जाएगा। हाँ, तो सबको हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब इन्फेक्शन फैलता है तो उसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। पर्सन टू पर्सन फैलेगा तब भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आएगा, उसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट की वजह से मैंने हैंकी यूज की, आपने मेरी हैंकी यूज की, तो मुझे जो बीमारी हो वो आप में होने के चांसेस रहेंगे। तो वो कैसे हो रहा है? पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट आने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने की वजह से फैल रहा है। समझे? समझ आया? ये हुआ। तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है? किसकी वजह से? वेरियोला वायरस की वजह से होता है। तो वायरस की वजह से हो रहा है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा वायरल डिजीज। क्या हो जाएगा? वायरल डिजीज, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? वायरल। बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इसका इलाज भैया ठोको, सुई, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवा लो, बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे, स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन करवाने का, वैक्सीनेशन में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। बच्चा बाबू छोटा नन्हा मुन्ना घर में आता है, उसको वैक्सीनेशन जरूर करवाना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब तैयारी हम धूम धड़ाके से कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।